नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। आइए शो में आपको सबसे पहले दिखाते हैं किस तरह से टीके को लेकर अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कोरोना के टीके के निर्यात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की मांग है कि टीका सबसे पहले देशवासियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, न कि विदेश भेजा जाना चाहिए। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। देश के लोगों के लिए टीके पूरे नहीं पड़ रहे और मोदी सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए बड़े पैमाने पर टीके एक्सपोर्ट कर रही है। इस आरोप के साथ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान खुद पार्टी के कई कार्यकर्ता या तो बिना मास्क के दिखे या मास्क को लेकर लापरवाह नजर आए। मास्क नीचे करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे कोरोना नहीं फैलेगा। वो गलती से उतर गया था, बाकी मास्क हमारा परमानेंट लगा हुआ है। नीचे करा कि हमारी आवाज मोदी तक पहुंच सके। अगर हमारी जान देने से लोगों की जान बचती है, वैक्सीन मिलती है, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ मोदी जी भी मास्क लगा के कर रहे हैं, अमित शाह जी ने मास्क नहीं लगा रखा, मंत्रिमंडल ने मास्क नहीं लगा रखा। ये क्या देखो, क्या वहाँ से कोरोना को छुट्टी में चला गया? कोरोना दिल्ली में है, ये देखिए ना, मास्क हमने तो लगाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार अब तक 84 देशों में 6.5 करोड़ वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट कर चुकी है, जबकि यहाँ उनकी कमी पड़ रही है। 20 साल से लेकर 45 साल का जो युवा है, जो इकोनॉमी को चला रहा है, जो रोज बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, अपने ऑफिस में जा रहा है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। वो एक सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। अगर आप उसको वैक्सीन करेंगे तो बाकी लोगों का भी बचाव होगा। देश में अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को ही टीका लग रहा है, जबकि केजरीवाल सहित कई लोगों की मांग है कि टीका सबके लिए सुलभ हो। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की दलील है कि पहले ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ही मिले। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाहे उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। कोरोना का टीका सबको लगना चाहिए या उम्र और प्राथमिकता समूह के आधार पर लगना चाहिए, इस बारे में सही या गलत कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो सोच है, नजरिया है और इसी के आधार पर आने वाले दिनों में भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब 11 अप्रैल से दफ्तरों में भी लोगों को टीके लग सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को तैयारी करने के लिए कहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार। अब आपके दफ्तरों में ही आपको कोरोना का टीका दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट दफ्तर। 11 अप्रैल से इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है कि अगर 100 एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं, मतलब 45 साल से ऊपर के लोग हैं जो टीका लेना चाहते हैं, तो इसका इंतजाम आप दफ्तरों में ही कर दें। इसका निर्णय कौन करेगा? निर्णय करने का अधिकार डीएम को होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होगा या फिर कमिश्नर को होगा। इसके पीछे दलील ये दी गई है कि टीका के डोजेज की बर्बादी हो रही थी और लोगों को ट्रैवल करके जाना पड़ रहा था और कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाई जाए। यही वजह है कि अब जैसे एक तरीके से जिस वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं वहीं पे आपको ये टीका मुहैया करवा दिया जाएगा। इसको लेकर तमाम चिट्ठी लिख दी गई है और अब जो है ये कोशिश होगी उन एम्प्लॉयर की, उन कंपनियों की जो चाहते हैं कि उनके दफ्तर में टीका लग पाए, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उनके दफ्तर में टीका लग पाए, वो डीएम या कमिश्नर के पास ये गुजारिश कर सकते हैं। ऑन साइट भी रजिस्ट्रेशन मुमकिन हो पाएगा, लेकिन सिर्फ दफ्तरों के कर्मचारियों को ही टीका लगेगा। उनके परिवार का कोई आदमी अगर एलिजिबल है, 45 साल से ऊपर का है, तो उस दफ्तर में उनका टीकाकरण नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उन्हीं लोगों का टीका लगाया जाएगा जो उस दफ्तर में काम करते हैं। और मुंबई महाराष्ट्र के अस्पतालों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि महज 3 दिनों का ही स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में जो लोग पहली डोज लेने आ रहे हैं उन्हें लौटाया जा रहा है। पूर्वा चिटनिस की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का संकट बढ़ रहा है और इस बीच में मुंबई के अस्पतालों में वैक्सीन की कमी हो रही है। सरकारी जेजे अस्पताल में पहली डोज लेने के लिए आ रहे लोगों को लौटा रहे हैं ताकि दूसरे डोज कम न पड़ जाए। स्टॉक की कमी है, हमें शुक्रवार तक स्टॉक मिलेगा। जो पहली डोज के लिए आ रहे हैं हम उनको भी वापस भेज रहे हैं। प्रफुल्ल मेहता को अपनी मां को कोरोना की वैक्सीन का दूसरा डोज दिलवाने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा क्योंकि पास में कहीं ये सुविधा नहीं मिल सकी।
मैंने कपूर अस्पताल में पता किया, दूसरे अस्पतालों में भी पता किया, लेकिन कहीं पर भी वैक्सीन नहीं थी। उनके यहाँ स्टॉक खत्म हो चुका है, इसलिए मैं माँ को यहाँ लेकर आया हूँ। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि उनके पास कोरोना की वैक्सीन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। हमें रोजाना 6 लाख लोगों के टीकाकरण की जरूरत है और इसके लिए हमें हर हफ्ते 40 लाख डोज चाहिए। हमने केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए आग्रह किया है। पहली बात तो किसी भी स्टेट में कोई वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, नंबर 1। We are saying this on record. Yes, I am saying this on record. देखिए क्या हो रहा है कि स्टेट्स जैसे अभी उनके पास 4 दिन के लिए वैक्सीन अगर बची है तो वो कहते हैं 4 दिन के लिए वैक्सीन रह गई, खत्म हो रही है। उनको यहाँ से भी पता है और हम लोग भी लगातार बता रहे हैं। कल भी कई स्टेट्स ने जब उसमें ये इशू को रेज किया तो मैंने सामने उनकी स्टेट का चार्ट निकाल के उनको बताया कि अभी 8 अप्रैल और 12 अप्रैल के बीच में आपकी इतनी लाख वैक्सीन पाइपलाइन में है। मुंबई में बीएमसी के केंद्रों पर स्टॉक में 1.85 लाख वैक्सीन बची है। इनमें से सिर्फ 8,000 कोवैक्सीन है। बीएमसी रोज तकरीबन 64,000 लोगों को वैक्सीन दे रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर वायरस को कंट्रोल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए सेंटर से स्टेट मांग कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द जितने हो सके वैक्सीन महाराष्ट्र को भेजे, वरना बहुत ही जल्द महाराष्ट्र में वैक्सीन नहीं रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। और अब एंटीलिया केस की बात करते हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी कार के मामले में गिरफ्तार पूर्व एपीआई सचिन वजे से जुड़े अहम खुलासे रोजाना हो रहे हैं। आज अहम खुलासा हुआ सचिन वजे पर मुंबई पुलिस की उस रिपोर्ट से जो गृह विभाग को सौंपा गया। इसके बाद अहम खुलासा हुआ सचिन वजे के उस लेटर से जिस पर आरोप लगे सीधे शिवसेना के मंत्री पर। बुधवार को पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह जब एनआईए दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उसी समय मुंबई पुलिस की गृह विभाग को दी गई एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सचिन वजे को 8 जून 2020 को मुंबई पुलिस के एलए यानी आर्म्ड फोर्स में नियुक्त किया गया, लेकिन उसी दिन पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग कर वजे को क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में भेजने का फैसला लिया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तत्कालीन ज्वाइंट सीपी क्राइम ने तब वजे की नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन पुलिस आयुक्त के दबाव में उन्हें आदेश पर दस्तखत करने पड़े। पत्र में आगे लिखा गया है कि वजे क्राइम ब्रांच में अपने बड़े अफसरों को रिपोर्ट ना कर सीधे मुंबई पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट करता था और उन्हीं से सारी ब्रीफिंग लेता था कि किसे गिरफ्तार करना है, किसे गवाह बनाना है और कहां छापा मारना है। बुधवार को ही एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल के ज्वाइंट सीपी मिलिंद भारंबे को दिए बयान भी सार्वजनिक हुए, जिसमें दोनों ने गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से बार और पब से वसूली के आदेश की बात से इनकार किया है। गौरतलब है कि परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में एसीपी संजय पाटिल से अपनी मोबाइल चैट को सबूत के तौर पर जोड़ा था। दोपहर बाद एक और लेटर बम सामने आया। अपने हाथ से लिखी एक चिट्ठी में सचिन वजे ने अनिल देशमुख के साथ शिवसेना के मंत्री अनिल परब को भी घसीट लिया। दावा किया कि अनिल परब ने उससे एक मामले के सेटलमेंट के एवज में 50 करोड़ मांगने का दबाव बनाया था। हालांकि वजे ने एनआईए कोर्ट में यह पत्र नहीं दिया। वजह के पत्र पर मंत्री अनिल परब ने सफाई दी। कोई भी इंक्वायरी हो, फिर वो सीबीआई की हो, एनआईए की हो, रॉ की हो या कोई भी इंक्वायरी हो, सभी कोई सी भी तरह की इंक्वायरी को मैं सामने जाने के लिए तैयार हूं। मेरी कोई भी इंक्वायरी करे, मेरी नार्को टेस्ट भी करनी है तो करो, इसके लिए भी मेरी तैयारी है। कोई भी इंक्वायरी के सामने जाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये बदनामी का कारण जो काम जो चल रहा है वो रुकना चाहिए और वहां पर इंक्वायरी में जो सच बातें हैं सामने खुल के आएगी। इधर एनआईए ने आज पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से भी लंबी पूछताछ की। इस बीच एंटीलिया केस में आतंकी साजिश के आरोपी सचिन वजे की एनआईए रिमांड अदालत ने 9 अप्रैल तक बढ़ा दी है और सीबीआई को भी सचिन वजे से पूछताछ की इजाज़त दे दी है। दूसरी तरफ मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी पूर्व सिपाही विनायक शिंदे और बुकी गौर को जेल हिरासत में भेज दिया है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और फ्लाईओवर बनने के चक्कर में लाइब्रेरी का एक हिस्सा टूटना कितना सही, पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।
बिहार सरकार अशोक राजपथ पर एक फ्लाईओवर बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी के एक हिस्से को तोड़ना पड़ सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक सही फैसला होगा। मनीष कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। पटना के अशोक राजपथ की खुदा बख्श लाइब्रेरी में 2.5 लाख से ज्यादा किताबें और 21,000 से ज्यादा दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। इस कारगिल चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ तक नीतीश कुमार सरकार जो फ्लाईओवर बनाना चाहती है, उसकी चपेट में यह मुख्य बिल्डिंग तो नहीं आ रही, लेकिन 116 वर्ष पुराना ये कर्जन हॉल आ जाएगा, जहां छात्र और स्थानीय लोग अखबार पढ़ते रहे हैं। मेन बिल्डिंग को टच नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये मेन बिल्डिंग का जो ये पूरा एरिया है, यहाँ तक यहाँ आ जाएगी बाउंड्री, जो आप वो देख रहे हैं। कार ले जाने भर की जगह रहेगी बस, तो बाउंड्री आ जाएगी। इतने करीब में लाइब्रेरी का एक लुक, अगली लुक हो जाएगा, और ये पुल के नीचे आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर का आप समझ रहे हैं लुक क्या होगा। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो कर्जन रीडिंग हॉल है 1905 का बना हुआ, वो हेरिटेज बिल्डिंग है। राज्यपाल जो इस लाइब्रेरी के बोर्ड के मुखिया हैं, उन्होंने राज्य सरकार और पटना के जिला अधिकारी को कोई विकल्प ढूंढने की सलाह दी, जिसके बाद जिला प्रशासन की सफाई यह है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी प्रोजेक्ट तो फाइनल हुआ है, लेकिन एनओसी मांगी गई है और एनओसी मिलने के बाद ही काम शुरू हो सकता है। जबरदस्ती काम शुरू होने का कोई औचित्य ही नहीं है, और उसी का डिस्कशन चल रहा है। लेकिन पूरे देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस भवन से छेड़छाड़ ना करने की अपील कर रहे हैं। और अब देखना है कि नीतीश फ्लाईओवर और किताब इसमें से किसे चुनते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।